I present the budget for the year 2026-2027. एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है। बजट में कुछ भी नहीं है, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बजट है। Process of exempting कि आज के इस बजट से समाज का हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, नारी हो, मध्यम वर्ग हो, सबके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में आकार दिया है। safe harbor for IT services shall be approved. ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होकर बैठा है। हमें विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। देश की जनता कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। अब आप तक खबरें पहुंचाते हैं विस्तार से। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवीं बार देश का आम बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बना लिया है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़ी बातें जल्दी से आपके सामने रखते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि विकसित भारत के विजन का ये बजट है। विपक्ष की ओर से बजट में खामियां गिनाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं बजट में कौन कौन से 10 बड़े ऐलान किए गए हैं। यहां पर देख लीजिए, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की बात कही गई है। आपको बता दीजिए 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत की सुविधा दी जाएगी। डानकुनी से सूरत तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की घोषणा आज की गई है। जो बड़े ऐलान है वो आपको दिखा रहे हैं। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। बायो फार्मा सेक्टर के लिए भी बकायदा 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डायबिटीज, कैंसर की दवाइयां होंगी सस्ती, आज खासतौर से इसका ऐलान किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर में 4,000 ई बस लाने की भी तैयारी है ताकि वहां के विकास को और गति मिल सके। 20 नए जलमार्ग बनाने की तैयारी में है सरकार, इसका जिक्र किया गया है। 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर बनाए जाएंगे, यह भी विकसित भारत के बजट में शामिल किया गया है। 3 केमिकल पार्क का निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। विकसित भारत के बजट में 10 बड़े ऐलान कौन कौन से हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर विकसित भारत 2047 के लिए यह बजट बेहद महत्वपूर्ण है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी इसका जिक्र किया गया। बजट पेश होने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस बजट को युवा शक्ति का बजट बताया और कहा कि इस बजट से विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार मिलेगी। सुनिए प्रधानमंत्री को। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। चैंपियन
एमएसएमई तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमई को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है, वो उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फ्यूचरिस्टिक बजट करार दिया, संवेदनशील बजट करार दिया, युवाओं के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड बजट बताया और कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को यह बजट पूरा करेगा। इन सब के बीच बड़ी खबर भी आपको दे दें, आज बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में हाहाकार देखने को मिला। 1500 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स शेयर मार्केट फिलहाल बंद हो चुका है। सेंसेक्स में 1547 अंकों की भारी गिरावट देखी गई। निफ्टी भी 495 अंक लुढ़क गया। आपको बताते चले, बजट भाषण जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद 2300 अंकों तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि उसके बाद थोड़ा सुधार हुआ और फिर 1500 पर जाकर सेंसेक्स बंद हुआ है। 495 अंक निफ्टी भी आज लुढ़क गया। इन सब के बीच आज बजट में वित्त मंत्री ने ऑप्शन ट्रेडिंग में टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया और उसके साथ ही शेयर बाजार धड़ाम हो गया था। वित्त मंत्री का कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आम लोगों को नुकसान से बचाने के लिए यह प्रावधान किया गया है। कोशिश यह है कि लोग सट्टेबाजी में अपना नुकसान ना करें। We are touching only the futures and options. STT अदरवाइज बाकी सबका ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई नहीं किया, मगर जहां स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं, स्पेकुलेशन ज़्यादा और समटाइम्स हाईली रिस्की, क्योंकि हमें मैसेज आता है लोगों से कि इधर बहुत लॉस भी फेस कर रहे हैं लोग जिनके हाथ में इतना एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है जिससे वो स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो दिस nominal increase is purely aimed at high speculation, only to deter them. मकसद बोल रहे हैं, हाँ, उनको थोड़ा डिस्करेज करने के लिए। हम इसके खिलाफ नहीं है, ज़रूर एक्टिविटी जो होता है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इतने लॉस और इतने छोटे छोटे लोग का लॉस को सरकार देखकर कैसे आप चुप रह सकते हो? डिटर करो थोड़ा उसको पीछे हटने के लिए, बस उतना ही। सरकार कह रही है शानदार, विपक्ष कह रहा है बेकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया, बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस के आरोपों पर किया है पलटवार। सुनिए। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है। खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन बजट मुश्किल से इस समस्या को स्वीकार करता है। इसी तरह रुपए का गिरते हुए मूल्य के निपटने की भी कोई योजना उनके पास नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य भवन में बना हुआ कर्तव्य पथ पे चलने वाला ये बजट का मैं पूरा स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार अपना बजट रखा है, ये भारत सरकार की पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी और गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास जनता के बीच में है उसको ये बजट पूरी तरह से दर्शाता है कि इस बजट ने समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ना,
समाज के हर वर्ग को लेके चलने की जो मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही है, वो मंशा हम सबको दिख रही है। और हम कह सकते हैं कि आज के इस बजट से समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा हो, महिला हो, नारी हो, मध्यम वर्ग हो, सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में आकार दिया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस बजट विकसित भारत के 2047 के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। सुनिए। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026-27 एक लोक कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्पित देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी बजट है। यह सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी बजट है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। यह देश की युवा शक्ति का बजट है। इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसे ऐतिहासिक बजट करार दे रही है, उसमें युवाओं को क्या मिला, महिलाओं के लिए खजाने से क्या निकला, किसानों के लिए कितना फायदा होगा, अब जरा उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। क्योंकि जब से ये बजट सामने आया है, सबसे पहले देख लीजिए, महिलाओं के लिए, खास तौर से बेटियों के लिए हर जिले में महिला छात्रावास की सुविधा दी गई है। युवाओं के लिए डिजिटल नॉलेज ग्रिड का ऐलान किया गया है। किसानों के लिए भारत विस्तार AI टूल का इस्तेमाल, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा खेती के बारे में जान सके, उनकी जीवन शैली और आसान हो सके। दिव्यांगों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान भी आज किया गया है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाए जाएंगे ताकि इसको बढ़ावा दिया जा सके। किसानों के लिए 500 अमृत सरोवर पर जोर दिया गया है। दिव्यांग सहारा योजना बनाने की बात भी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है। तो ये बड़ी बातें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर सभी ये जानना चाह रहे थे आज पिटारे से क्या निकलेगा। कोई बहुत लोक लुभावना बजट ये नहीं रहा, लेकिन विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध आज का ये बजट दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जेब में कितने पैसे बचेंगे, इसके बारे में देंगे जानकारी। बजट का सुपर संडे आज रहा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। पहले रेल बजट अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब बजट के साथ ही रेलवे को लेकर भी आज बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई है, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी की जानकारी आज दी गई है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन तमाम जगहों पर बनाए जाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, इसका ऐलान आज किया गया है। बजट में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह बजट युवा शक्ति और विकसित भारत को समर्पित है। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और IT सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा, चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन लिया। अलग अलग मंत्रालयों को क्या मिला है, मंत्री अलग अलग विभागों के आके
उसके बारे में जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। लेकिन राज्यों को क्या मिला है बजट में, सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद वहां पर होने हैं विधानसभा के चुनाव। तो वाराणसी में शिप रिपेयर इकोसिस्टम का जिक्र किया गया। वाराणसी में रिंग रोड, हाइब्रिड रेल कॉरिडोर, वाराणसी दिल्ली, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र किया गया है। सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर और हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाए जाने की भी बात कही गई है। सेमीकंडक्टर डिजाइन विनिर्माण पार्क को हरी झंडी की बात है। एआईसीटी विकसित करने के लिए बजट में सहायता का प्रावधान किया गया है। वाराणसी में एकीकृत लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। इसके बारे में वित्त मंत्री ने आज विस्तार से दी है जानकारी। आपको बताते चले, एक तरफ उत्तर प्रदेश की जब बात हुई बजट में, हालांकि पर्टिकुलर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन सबसे पहले हमने देखा आज कैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सामने आए थे। बजट पेश करने के पहले भी उसकी खामियां गिनाने लगे थे और बजट पेश करने के बाद उनकी ओर से कहा गया कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि बजट से देश मजबूत होगा और दुनिया में देश का परचम लहराएगा। बजट में कुछ भी नहीं है, बजट में कुछ भी नहीं है। पहले कभी सोचा उनका क्या क्या दिया उन्होंने। बजट प्रस्तुत किया गया है, यह आम नागरिकों के जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, आम नागरिक के लिए भी ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है। मैं बजट के प्रावधानों का स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपने देख लिया है। हालांकि वहां पर तो 1 साल के बाद होने हैं चुनाव, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पर 2 महीने के बाद चुनावी शंखनाद होगा, पश्चिम बंगाल के लिए इस बजट में क्या रहा, जल्दी से उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आप देखिए, दानकुनी फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। दुर्गापुर में औद्योगिक गलियारा खोले जाने की बात कही गई है। हर जिले में एक महिला छात्रावास, जिस पर खासा जोर दिया बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। वित्त मंत्री ने सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कही है और पूर्वोदय राज्यों के लिए 4000 ई बस चलाए जाएंगे, इसका भी जिक्र आज किया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और इसे बंगाल की जनता के साथ धोखा करार दिया है। सुनिए। They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money and saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country. देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहती है सरकार। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी पर गरज और बरस रही थी, लेकिन चुनावी राज्यों को क्या क्या मिला है जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। 5 राज्यों में होने हैं विधानसभा के चुनाव इसी साल। चुनावी राज्यों पर नजर डाल लीजिए। तमिलनाडु, केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान आज किया गया है। तमिलनाडु में होने हैं विधानसभा के चुनाव, जिसको लेकर देश भर की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। तमिलनाडु, केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात कही गई। हमने आपको बता दिया पश्चिम बंगाल को क्या क्या मिला है। इसके ठीक पहले अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण आपको बताते चले, असम में भी होने हैं विधानसभा के चुनाव। कुल मिलाकर आज के इस बजट के जरिए दरअसल सरकार ये भी संदेश देना चाहती थी, जो हर बार उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि चुनावी राज्यों के मद्देनजर वो ज्यादा बड़ी घोषणाएं करती है और पहले ख्याल नहीं रखती। तो आज सरकार ने इस मिथ को तोड़ने की भी कोशिश की है। लगातार आज की सबसे बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। देश का बजट आज पेश कर दिया गया है। सरकार लगातार इसे ऐतिहासिक करार दे रही है, लेकिन इन सब के बीच आज पेश हुए आम बजट में सबसे ज्यादा निराशा नौकरी पेशा लोगों को हुई है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जयपुर में लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, ये कहा कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे संतुष्ट या खुश हुआ जा सके। सुनिए। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट को लेकर देशवासियों को
काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये बजट आम लोगों पर, कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से जयपुर आए हुए इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग जो हैं, इनमें ऑफिसर्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो बजट आया है वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा हुआ है। आलोक जी बताइए, बजट पर क्या प्रतिक्रिया है? बजट तो जो अभी पेश हुआ है वो इंश्योरेंस सेक्टर का उसने कोई जिक्र ही नहीं किया है, कोई कर्मचारियों को राहत नहीं दी है, कोई स्लैब में बढ़ोतरी नहीं किया उन्होंने है। और जैसे मेडिसिन को लेके करें, आम जनता के लिए उन्होंने कैंसर की दवा में थोड़ा छूट दिया, बाकी के लिए कुछ उन्होंने किया नहीं। शर्मा जी ये बताइए, ओवरऑल बजट कैसा है? आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है या नहीं? नहीं, कोई खरा नहीं है और आम जनता के लिए ये बजट अच्छा नहीं है। जो उम्मीदें थी उस पे मोदी सरकार आम जनता के लिए अच्छा बजट पेश नहीं किया है। आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, सहमत हूँ। जो उम्मीदें थी हम लोग की कि हम लोग को कुछ तो मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को जीआईसी को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। मतलब हम लोग बिल्कुल निराश हो चुके हैं। लगता है कि उन्होंने महिलाओं की सुनी है, महिलाओं की ज़रूरत को समझा है या नहीं? देखिए, मैं सीतारमन जी का पहले तो इंश्योरेंस की तरफ से धन्यवाद करूंगी हमारे वेज रिवीजन के लिए, लेकिन उन्होंने इधर से हमें वेज रिवीजन दिया और उधर से हमें रिबेट नहीं दी इनकम टैक्स पे। वो हमारे लिए बहुत दुख का विषय है और हम लोग चाहते थे कि हमें थोड़ा रिबेट मिलता है इधर, क्योंकि अब नेचुरली सबकी सैलरी हाई होंगी। बाकी महिलाओं के लिए इसमें कोई मतलब रिबेट नहीं है, कोई घर के सामान में कोई सस्ता नहीं हुआ, कहीं कोई टैक्स कम नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें बहुत दुख है। जयपुर की जनता की राय आपने देख ली है, मिली जुली प्रतिक्रिया यहां पर देखने को मिल रही है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई, हालांकि पिछले साल हम सब जानते हैं कि टैक्स स्लैब में कितना बड़ा बदलाव करते हुए राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से की गई थी। अब पिछला देखकर इस बार भी लोगों को वही उम्मीद थी, लेकिन यहां पर फिलहाल उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो विपक्ष सबसे खराब बजट इसको करार दे रहा है। अब इससे विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। बजट आया लेकिन बाजार को नहीं भाया, शेयर बाजार में जिस तरह की आज गिरावट देखने को मिली है, लेकिन विकसित भारत के लिए 2047 के लिए इस बजट को मील का पत्थर बताया जा रहा है। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी इसे स्मृति जी? आज घोषणा हुई है बायोफार्मा शक्ति की। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे देश की जो बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ी है, उसके चलते आज की घोषणा इस सेक्टर को और भी सुदृढ़ करेगी। आज ये हम सबको ज्ञात है कि विश्व में 60% जो वैक्सीन का बाजार है उसकी सप्लायर हिंदुस्तानी कंपनियां हैं। 20% जो जेनेरिक मेडिसिन्स हैं वो पूरा उद्योग हिंदुस्तानी कंपनियों का है। बायोफार्मास्यूटिकल्स की दृष्टि से जो आज वित्तीय आवंटन हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में और भी संभावनाएं उपस्थित होंगी। साथ ही आज एक आपने सुना होगा रेयर अर्थ मिनरल्स का एक कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की है। आप जानती हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इसमें रेयर अर्थ का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। आज भारत का जो रिजर्व है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है इस क्षेत्र में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मात्र 1% का है। तो इस कॉरिडोर के विकास से रेयर अर्थ में भी भारत को इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। सामान्यतः हम सब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज जो 12 लाख करोड़ की केपेक्स की घोषणा हुई है जी, और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी विस्तार से सुदृढ़ करने की सरकार की कल्पना सामने आई है, मुझे लगता है वो भी स्वागत योग्य है। बजट में हर वर्ग के लिए हर प्रदेश में प्रगतिशील एक भावना के साथ प्रस्तुत करें, उनको देखकर मैं कम से कम एक कार्यकर्ता के नाते और एक नागरिक के नाते इस बजट का अभिवादन करती हूँ। स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा युवा बेरोजगार, विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट, निवेशकों द्वारा पूंजी की निकासी, घरेलू बजट में भारी कमी, किसान संकट में एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है और भारत के वास्तविक मुद्दों से पूरी तरह से अनभिज्ञ है, ये कहते हुए उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, आज अगर आप भारत में एग्रीकल्चर ग्रोथ को देखें तो 3% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का प्रमाण
भारत का कृषि का सेक्टर ही हमको दे चुका है। अगर हम आज भारत में टायर 2 टायर सिटीज़ की भी 3 सिटीज़ की भी बात करें तो वर्तमान जीडीपी में लगभग 40 से 50% जीडीपी का जो सृजन है वो इन्हीं शहरों के माध्यम से हो रहा है। आज अगर जीसीसी का, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स का अगर हम उल्लेख करें तो 2 मिलियन भारतीय जीसीसीज के माध्यम से, लगभग 1800 जीसीसीज हैं, उनके माध्यम से भारत में रोजगार का सृजन भी हो रहा है और एक्सपोर्ट की क्षमता भी हमारी बढ़ते हुए हम स्वयं भारतीय इसको देख रहे हैं। ये सारी हकीकतों से अगर विपक्ष के नेता अपना मुंह मोड़ लेंगे तो इसका हमारे पास कोई सकारात्मक जवाब नहीं हो सकता। मैं इतना ही कहूँगी कि जीएसटी का रिफॉर्म हो या फिर टैक्स स्ट्रक्चर्स का रिफॉर्म हो या कंप्लायंस की दृष्टि से रिफॉर्म हो, भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रिफॉर्म के दृष्टिकोण को अपनाते हुए साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा प्रमाण प्रस्तुत किया है। मात्र आज का बजट ही नहीं बल्कि अगर आप महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की ओर भी सबका ध्यान आकृष्ट करें तो आप जान पाएंगी कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं इस बात को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत किया कि साल 2014 में भारत की तिजोरी से लगभग 25 करोड़ भारतीयों का संरक्षण हो रहा था, जो अब बढ़कर 95 करोड़ की संख्या तक पहुंच गया है। तो एक तरफ एक प्रगतिशील बजट है, दूसरी तरफ इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रमाण नरेंद्र मोदी सरकार ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। स्मृति ईरानी जी, एक वक्त में आपने शिक्षा मंत्री के तौर पर, कपड़ा मंत्री के, तो अलग अलग सेक्टर में कई अलग अलग मंत्रालयों का आपने प्रतिनिधित्व किया है। रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार विपक्षी दलों की ओर से आप लोगों को घेरा जाता है। युवाओं को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको लग रहा है कि इस बजट में वो व्यवस्था की गई है जिसकी उम्मीद देश कर रहा था? क्योंकि इस मुद्दे पर भी सरकार पर विपक्ष कटाक्ष कर रहा है, विपक्षी दलों की ओर से निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष का काम है कटाक्ष करना, लेकिन कुछ हकीकतों को हमें स्वीकार करना होगा। आज बजट में उल्लेख हुआ टेक्सटाइल्स का। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर टेक्सटाइल का है। आपको याद दिला दूं, आज से 4-5 साल पहले 6000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी ने घोषित किया था अपैरल और मेडअप सेक्टर के लिए, जिसकी वजह से बहुत बड़ा उछाल आया था इन दोनों सेगमेंट्स में। हाल फिलहाल में ईयू के साथ एक नए ट्रेड डील की घोषणा आप भी उसकी साक्षी रही हैं। उसके अंतर्गत भी टेक्सटाइल्स के लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं संभावनाएं प्रस्तुत हुई हैं। आज के बजट में एक तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर सरकार ने तवज्जो दी है। ये वो टेक्सटाइल्स हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे मेडिकल डिवाइसेस का सृजन हो अथवा टेक्सटाइल की बात हो अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क और बिल्डिंग निर्माण में भी टेक्निकल टेक्सटाइल का इस्तेमाल होता है, और साथ ही सैटेलाइट बिल्डिंग में भी, डिफेंस में भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल होता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स का पहली बार 300 से ज़्यादा HSN कोड बनाने वाली सरकार मोदी सरकार है। लेकिन साथ ही अगर आप देखें आज की घोषणा में एक तरफ टेक्निकल टेक्सटाइल और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स का उल्लेख है, साथ ही साथ हमारे जो हस्तकला का उद्योग है उसका भी उल्लेख है। और मैं आपको याद दिला दूं, ये वो उद्योग है जो कई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर चुका है। इनफैक्ट मुझे एक भारतीय होने के नाते इस बात का गर्व है कि जब कोविड में ग्लोबल लॉकडाउन था तब हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एक ऐसा था जिसके एक्सपोर्ट की इतनी वृद्धि हुई थी कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट हुआ था। इनफैक्ट 1% की ग्रोथ हुई थी जब ग्लोबल लॉकडाउन था। तो सरकार ने एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा बैलेंस बनाया है हमारा हस्तशिल्प के इतिहास और टेक्निकल टेक्सटाइल की एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री को देखते हुए। ये दोनों का समन्वय आज बजट में दिखता है। साथ ही एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, आज वित्त मंत्री ने 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग की बात की है। ये वो सेगमेंट है केयर इकोनॉमी का जो 2030 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी इकोनॉमिक वैल्यू लगभग $300 बिलियन की हो जाएगी। तो भारत ने आज के स्किल की दरकार को देखते हुए, साथ साथ फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू को देखते हुए भी आज के बजट में मैंने इन घोषणाओं को देखा। लेकिन साथ ही एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा मात्र घोषणा नहीं है। 2014 में अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स को देखते तो लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता था इस एक सेगमेंट में, जो बढ़ के 35 करोड़ से ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हो गया। आज भारत प्रथम पायदान पर पहुंचने की ताकत रखता है, और इस प्रकार के वित्तीय आवंटन जब ऐसे क्षेत्र को होते हैं तो वो भारत की साख को और क्षमता को बढ़ाने का ऐलान है। ठीक है स्मृति जी, इस बजट में लोकल से ग्लोबल का भी एक मंत्र दिया गया है। केपेक्स देखते हैं तो वो सिर्फ पैसे का आवंटन नहीं है। 12 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप कैपेक्स की घोषणा सुनते हैं तो वो सिर्फ
कैपेक्स या वित्तीय आवंटन नहीं है, वो कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन की भी घोषणा है। ठीक है, यकीनन रोजगार एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए युवाओं को दे पाना तो विपक्षी दलों की ओर से हर चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर उठाया भी जाता है। अब मैं आपको लेकर चलती हूं पश्चिम बंगाल, चूंकि 1.5 महीने के बाद वहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी सामने आई, उनकी ओर से कहा गया कि सरकार ने पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को तबाह करने का मन बना लिया है, पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया गया, ये कहते हुए टीएमसी ने निशाना साधा है। स्मृति जी, देखिए, पश्चिम बंगाल के किसान को आज किसान सम्मान निधि की घोषणा अथवा उसकी सुरचना करने वाली भारत की सरकार, मोदी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में हर गरीब तक मुफ्त का अनाज पहुंचाने की योजना ममता बनर्जी की योजना नहीं है, नरेंद्र मोदी की योजना है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण अंचल में हर गांव तक सड़क पहुंचे, ये योजना को सुदृढ़ करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। पश्चिम बंगाल में गरीब को आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अब वित्तीय बजट में जो भी संरचना हुई है उसका कितना पैसा वाकई में प्रदेश की सरकार धरातल पर पहुंचा रही है, ये प्रश्न निश्चित रूप से ममता जी से किया जाना चाहिए। लेकिन मैं स्वयं अचंभित रहूंगी अगर ममता बनर्जी कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करें। ये अपेक्षित है कि वो विपक्ष की नेता है, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणियां वो प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के बजट के संदर्भ में करेंगी। मैं तो हतप्रभ हो जाऊंगी अगर वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सराहना करेंगी। अब लेकिन सराहना तो शेयर बाजार से भी आज सामने नहीं आई। स्मृति जी, जैसे ही बजट भाषण खत्म हुआ 2300 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली सेंसेक्स में और वो तकरीबन 1500 के आसपास जाकर बंद हुआ है। इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बाजार की जो उम्मीदें थी उस पर यह बजट खरा नहीं उतरा। देखिए, बाजार मात्र एक डोमेस्टिक कंजम्पशन अथवा डोमेस्टिक पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होता, इंटरनेशनल हेडविंड से भी बाजार प्रभावित होता है। आज हमारा जो आईपीओ का इकोसिस्टम है वो विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पन्ने पलटे तो शायद सब्जेक्ट टू करेक्शन मेरी ध्यान में ये आया है कि मार्केट में इक्विटी बेस्ड और डेट बेस्ड जो निवेश किया है हमारे साधारण हिंदुस्तानियों ने, वो निवेश की संख्या बढ़ के 53 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। तो बाजार की क्षमता में और हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जनता का जो विश्वास है वो आपको बाजार में हुए निवेश से ही, इन आंकड़ों से ही पता चलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि बाजार ग्लोबल हेडविंड्स का भी शिकार होता है। यूएस की जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है जो वर्तमान में फ्रैगमेंटेड है, वेनेजुएला में जो घटनाएं हुई, ईरान में जो घटनाएं हुई, अथवा यूएस का फेड रिजर्व और के संदर्भ में यूएस प्रेसिडेंशियल ऑफिस और फिर यूएस का फेड रिजर्व का क्या रवैया रहा है, उससे भी हमारा आंतरिक बाजार उससे इफेक्ट होता है। गोल्ड और सिल्वर को लेकर जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल या गिरावट होती है तीव्रता से, उससे भी हमारा बाजार इफेक्ट होता है। तो ये मात्र कह देना कि बाजार सिर्फ बजटीय घोषणाओं से इफेक्ट होता है और बाजार पे अंतर्राष्ट्रीय कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ये मुझे लगता है एक संकुचित सोच का प्रमाण होगा। एक छोटा सा आखिरी सवाल, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी स्मृति जी। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर हिंदुस्तान अग्रसर है, तो क्या ये माना जा सकता है कि अब लोक लुभावना जो बजट आता था उसका दौर समाप्त हो चुका है और अब इसी तरह से ठोस निर्णय लिए जाएंगे, एक मजबूत आधार तैयार किया जाएगा ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मेरा जो काम का अनुभव रहा है, उन्होंने कभी भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स या अपीजमेंट बजटिंग नहीं की है। उन्होंने हमेशा इस बात का निर्णय लिया है कि जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए सुविधा हो, हर वर्ग, हर समुदाय को, हर प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलने के लिए और भी अगर कोई विशेष प्रावधान करना है अथवा कोई विशेष सहयोग करना है, प्रधानमंत्री जी की धारणा हमेशा यही रही है। तो उन्होंने कभी भी जैसे कि कहते हैं फ्रीबी पॉलिटिक्स नहीं की है। उन्होंने हमेशा एक पर्पसफुल बजट रखा है, हमेशा एक बैलेंस बजट उनके नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो देश के कैपिटल एसेट्स को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो ये बजट भी उसी दृष्टिकोण से मुझे लगता है सकारात्मक बजट है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और आज के इस बजट के मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर ऐतिहासिक बजट है ये। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को इसके जरिए तय किया जाएगा। हिंदुस्तान बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, सरकार की ओर से ये गिनाया जा रहा है, तो विपक्षी दलों की ओर से इसको लेकर साधा जा रहा है निशाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।